प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का। स्टूडेंट्स, 3 फेज इंडक्शन मोटर एक बड़ा चैप्टर है और इसके कई वीडियोज बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो वीडियोज हम बना रहे हैं आज, उससे आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। एक वीडियो देखने से आपका कंसेप्ट पूरा नहीं क्लियर हो पाएगा। कृपया आप सभी वीडियोज को ज़रूर देखिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे चीज़ों को समाहित किया गया है और एक दूसरे से रिलेट किया गया है। इसलिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इस चैप्टर को समझने का। चलिए आपको मैं पहले प्रीव्यू समझाता हूँ इसका। आज का जो वीडियो होगा वो इस आधार पर आधारित होगा कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें संक्षेप में क्या क्या होते हैं उसके बारे में पूरा होल समझेंगे। फिर इन सभी प्रश्नों को या कॉन्सेप्ट्स को डिटेल्स में हम समझेंगे अगले इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को कैसे हम पढ़ते हैं बहुत आसान तरीके से, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बशर्ते आप सभी वीडियो आपका करें ज़रूर देखें और पूरा देखें। स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज भी समय समय पर उपलब्ध हो सके, जल्दी उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के पहले स्टूडेंट्स हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर है। तो पहले एसी मोटर के बारे में जान लें कि एसी मोटर किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है और क्या क्या उसमें आता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं तो इसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये जानते हैं एसी मोटर, अर्थात कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो क्या है, एक एसी मोटर है। और एसी मोटर को अगर करेक्टराइज हम करें तो वह कितने तरह का होगा, 2 तरह का होगा। पहले क्या होगा, एक पहला काम करेंगे सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, और दूसरा होगा हमारा इंडक्शन मोटर। कौन सा होगा, शॉर्ट में लिखता हूँ IN, इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर जो होता है उसे हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस, इसमें लगा देते हैं, एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। और एसिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में जो मेन अंतर होता है वह ये होता है कि सिंक्रोनस की स्पीड क्या होती है, रोटर की स्पीड तथा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होती है, बराबर होती है। जबकि इंडक्शन मोटर में रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड की से कम होती है। ठीक है, तो ये आप अंदर समझ गए। अब इसमें इंडक्शन मोटर में क्या है, सिंगल फेज मोटर पढ़ना है और 3 फेज मोटर पढ़ना है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर। चलिए अब शुरू करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये देखिए मैंने लिख दिया 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो स्टूडेंट्स पहले इसका परिचय जान लीजिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को परिचय क्या है और इससे क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये जो क्वेश्चंस आपके मन में कुछ एराइज होगा कि ये चीज़ कैसे हुआ, तो उसको आप नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो वो चीज़ धीरे धीरे आपके क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि एक वीडियो में मैंने पहले ही बताया कि सब चीज़ नहीं बताना संभव है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, आप धीरे धीरे 4-5 वीडियोज आएगा मेरा, इसको आप देख लीजिएगा। अगर पूरा वीडियोज आप देख लेते हैं तो आपका ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इंडक्शन मोटर जो होता है, तो आप मोटर की जानते हैं कि मोटर का कार्य क्या है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इतना आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अर्थात अब यहाँ 3 फेज इंडक्शन मोटर है
ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल है, एसी इन इलेक्ट्रिकल है, क्या है, एसी इलेक्ट्रिकल है, अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रिकल है। अर्थात हम ये कहेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कार्य क्या है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स इसका अन्य दो नाम और है, इसके कारण क्या है इसको बाद में बताऊंगा, पहले नाम बता देता हूँ। इसका एक और नाम क्या है, थ्री फेज ए सिंक्रोनस मोटर, यानी क्या कह सकते हैं हम, थ्री फेज ए सिंक्रोनस मोटर। क्या बोल सकते हैं, थ्री फेज ए सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज ए सिंक्रोनस मोटर। क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे चलता है, क्योंकि सिंक्रोनस नहीं है इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको ए सिंक्रोनस भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसका एक और नाम रखा जाता है, वह क्या नाम रखा जाता है, इंडस्ट्रियल मोटर। इसे क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल मोटर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल मोटर क्यों कहा जाता है, इसका कारण जो है ये जान लीजिए, यहाँ इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको आगे भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको कि इंडस्ट्रियल मोटर इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यानी उद्योगों में जो मोटर प्रयोग किया जाता है वह है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्या है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा कि इसे इंडस्ट्रियल मोटर क्यों कहा जाता है, तो क्या हमारा आंसर होगा कि इंडस्ट्रियल मोटर इसलिए कहा जाता है कि यह उद्योगों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और उठता है होगा आपके दिमाग में कि भाई उद्योगों में सबसे ज़्यादा प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो उद्योगों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने का कारण यह है कि यह सस्ता होता है। क्या है, पहला कारण क्या है, यह सस्ता होता है। दूसरा कारण क्या है, यह मजबूत होता है, रफ रगड़ होता है, क्या होता है, इसकी मजबूत होता है, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, यानी ये इसमें बहुत मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसकी दक्षता क्या होती है, अधिक होती है, और इसका दाम भी कम होता है, इसका कॉस्ट भी लो होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर सबसे ज़्यादा उद्योगों में प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसके जो कारण क्या है, दाम सस्ता है, इसकी दक्षता उच्च है, ठीक है, दाम सस्ता है, दक्षता उच्च है, इसका मेंटेनेंस कम है, और यह मजबूत होता है, यानी सब गुण इसमें है, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल मोटर भी कहा जाता है। अब तीसरा नाम एक और इसे जाना जाता है, इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है, इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा सवाल कि रोटेटिंग ट्रांसफार्मर इसे क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम आगे इसमें जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो वो चीज़ आएगी जब कॉन्सेप्ट, तो मैं उसमें बता दूंगा आपको कि इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स बात आती है इसके कंस्ट्रक्शन की। तो जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन मीन्स संरचना, तो अन्य मोटर की भांति इसमें भी मुख्य रूप से क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स को हम कहते हैं स्टेटर और दूसरे पार्ट्स को कहते हैं क्या, हम मोटर, ठीक है। पहले पार्ट को क्या कहते हैं, स्टेटर, और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं हम, रोटर। दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, रोटर। अर्थात स्टेटर वह भाग है जो घूमने वाला नहीं है, स्थिर रहने वाला भाग है, और रोटर जो है क्या है, वह घूमने वाला भाग है। लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, इसके स्टेटर और रोटर के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। अर्थात हम ये कहें कि अगर इसके रोटर को हम प्राइमरी वाइंडिंग मान लें, जिस तरह ट्रांसफार्मर में हमने क्या कहा था कि एक प्राइमरी वाइंडिंग था और एक सेकेंडरी वाइंडिंग था, तो प्राइमरी को हम मान सकते हैं, इसमें इसके स्टेटर को हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और रोटर को क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब देखिए इन दोनों में जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े थे कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, यानी इलेक्ट्रिकली रूप से कोई कनेक्ट नहीं था। क्या होता था कि जब हम प्राइमरी में करंट सप्लाई करते थे तो क्या होता था, एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता था, और वह फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक होता था, और उस लिंक के थ्रू सेकेंडरी में एक ईएमएफ उत्पन्न होता था, और ईएमएफ उत्पन्न के कारण एक करंट का प्रवाह होता था।
जो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के अनुसार हम जानते हैं। तो यही काम यहाँ पर भी होता है, अर्थात इसके स्टेटर तथा रोटर के बीच कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। क्या होता है, दोनों के बीच एयर गैप होता है, जिस तरह से क्या होता था ट्रांसफार्मर में होता था। अर्थात इसको कह सकते हैं हम कि इसका स्टेटर जो है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी की तरह कार्य करता है और रोटर जो कार्य करता है वह सेकेंडरी की तरह कार्य करता है। ठीक है, और अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि इसका ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी क्या करता था, घूमता नहीं था, जबकि यहाँ 3 फेज इंडक्शन मोटर में सेकेंडरी क्या कर रहा है, घूम रहा है। और जिस तरह से वहाँ पर ये फ्लक्स लिंक होता था, इसी तरह यहाँ पर भी स्टेटर से रोटर पर मैग्नेटिक फ्लक्स एयर के माध्यम से पहुँचेगा और इसके कारण एक ईएमएफ उत्पन्न होगा और इसके कारण ही एक क्या होगा, रोटेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होगा और एक टर्क उत्पन्न होगा जिससे रोटर घूमेगी। इसी कारण इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ट्रांसफार्मर की तरह ही क्या होता है, इसके प्राइमरी से सेकेंडरी यानी स्टेटर से रोटर की ओर फ्लक्स क्या करते हैं, एयर में गमन करता है और रोटर को घुमाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि रोटेटिंग ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं। तो पुनः चलिए एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि स्टूडेंट्स क्या है। 3 फेज इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर है जो कि एसी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, एसी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। इसे अन्य 2-3 नाम से भी जाना जाता है। इसे इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में प्रयोग होता है। इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा प्रयोग क्यों होता है, तो यह सस्ता होता है, यह मजबूत होता है, इसकी मेंटेनेंस कम होती है, इसकी कॉस्ट कम होती है। यह मुख्य कारण है। अब इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। रोटेटिंग ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं, यह ट्रांसफार्मर की भांति ही कार्य करता है। अंतर सिर्फ यही उतना होता है कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह इसका रोटर कार्य करता है। अंतर सिर्फ यह है कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी घूमता नहीं है और इसका सेकेंडरी अर्थात रोटर घूमता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यह सवाल उठता है कि अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या क्वेश्चन आपसे आएगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने देखा था, हमने क्या देखा कि ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता था, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता था। अर्थात इसके भी स्टेटर में जो हम सप्लाई देते हैं, तो स्टेटर में सेल्फ इंडक्शन के कारण क्या होता है, स्टेटर है, स्टेटर में हम क्या कहिए 3 फेज जोड़ दिए, तो स्टेटर में क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो किसके कारण हुआ, सेल्फ इंडक्शन के कारण हुआ। एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। लेकिन रोटर के पास जो पहुंचता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। इसलिए कहा जाएगा कि ट्रांसफार्मर का रोटर क्या होगा, या ट्रांसफार्मर का 3 फेज इंडक्शन मोटर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या आंसर होगा हमारा। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आंसर होगा आपका म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपका ऑप्शन म्यूचुअल इंडक्शन नहीं रहेगा तब आंसर होगा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। अगर ऑप्शन में म्यूचुअल इंडक्शन है तो आंसर क्या होगा आपका, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात कर रहे थे हम कंस्ट्रक्शन की, तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या हम पढ़ते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है स्टेटर। स्टेटर में मुख्य रूप से क्या है, 2 पार्ट्स हैं। एक बॉडी है, बाहरी भाग को क्या कहते हैं हमने डीसी में भी पढ़ा था, क्या कहते हैं हम, योक कहते हैं। ये जो बाहरी भाग है उसे क्या कहते हैं, योक कहते हैं। और यह कास्ट आयरन का बना होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये कास्ट आयरन का बना होता है योक। और बड़ी मशीनों जो होती है, अगर 5 HP से ज़्यादा की मशीन है तो कास्ट स्टील की बनी होती है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की योक या बॉडी किस मेटल का बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। या क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 5 हॉर्स पावर से ज़्यादा की 3 फेज इंडक्शन मोटर हो
तो किसका बना होगा बॉडी, तो कास्ट स्टील का बना होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो बॉडी होता है उसके नीचे में एक गोल छल्ले की तरह क्या होता है, एक हम पोल बनाते हैं जिसे कोर कह सकते हैं, कोर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंदर दिखाई दे रहा है, उसको हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ फिगर बना दिया। ये क्या है, सभी कोर्स है और इसमें हम क्या करते हैं, इस कोर्स में वाइंडिंग स्थापित करते हैं। अब कोर किसका बना होता है भाई, तो आपका कोर जो बना होता है वो सिलिकॉन लैमिनेटेड स्टील का बना होता है। इसलिए बना होता है सिलिकॉन लैमिनेटेड स्टील का कि क्योंकि इसमें आपका क्या हो, आयरन लॉस कम हो सके, एडी करंट लॉस कम हो सके। और इसकी मोटाई जो होती है 0.3 mm से 0.5 mm तक हो सकती है। अब इस पर वाइंडिंग करके फिर इसको अंदर क्या किया जाता है, स्क्रू से शिफ्ट कर दिया जाता है। जिस तरह से आप साइकिल का चक्का देखा होंगे, रिंग हम बाहर निकाल लिए और रिंग को फिर टायर के अंदर पेस्ट कर दिया जाता है। उसी तरह इस स्टेटर के पार्ट को क्या किया जाता है, इस कोर को अलग किया जाता है, इस पर वाइंडिंग स्थापित किया जाता है। और कैसी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करने के बाद क्या करते हैं, हम पुनः इसको अंदर स्क्रू से कस देते हैं। तो ये जाने आप कि क्या होगा, स्टेटर एक स्थिर रहने वाला भाग है, इसके बाहरी भाग को योक कहते हैं जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। जो इसके नीचे जो लगा होता है वह कोर होता है जो पोल की भांति कार्य करता है स्टेटर के। और इसमें जो वाइंडिंग स्थापित किया जाता है उसको 3 फेज वाइंडिंग स्थापित किया जाता है। और एसी थ्योरी में आप पढ़े होंगे कि 3 फेज वाइंडिंग जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। क्या होता है, 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। और 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल होने के कारण क्या होता है, अभी जो हम इसमें स्टेटर सप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं वो कैसे होता है और क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ सवाल उठता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ही क्या होता है, यह सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है। तो एक क्वेश्चन और आएगा आपसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किस प्रकार का मोटर है, तो यह एक सेल्फ स्टार्ट मोटर है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप, यह क्या है, सेल्फ स्टार्ट मोटर है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट मोटर है। अब ये सेल्फ स्टार्ट मोटर है तो अब एक क्वेश्चन यहाँ उठता है कि सेल्फ स्टार्ट मोटर बनाने के लिए मिनिमम कितने फेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मिनिमम 2 फेज की आवश्यकता होती है कि कम से कम क्या हो, 2 फेज सप्लाई होगा तो आपको क्या होगा, वो मोटर क्या होगी, सेल्फ स्टार्ट होगी। वही सिंगल फेज मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। या तो क्या होता है वहाँ पर फिर हम फेज को स्प्लिट करते हैं। जब सिंगल फेज मोटर हम पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान ये रखना है कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ और पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या आएगा कि सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए मिनिमम कितने फेज की आवश्यकता होती है, कितने फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 फेज सप्लाई। क्या होगा, 2 फेज सप्लाई। और 2 फेज सप्लाई ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और 2 फेज सप्लाई के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसका रिजल्टेंट फ्लक्स अधिकतम मान कितना होगा, इसको भी याद रख लीजिएगा आप, क्योंकि आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है ITI लेवल पर। 5m/√2 क्या होगा, 5m/√2। तो आप ये क्वेश्चन तो याद रखिएगा, स्पेशली कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए 2 फेज सप्लाई की आवश्यकता है। और 2 फेज सप्लाई द्वारा सेल्फ स्टार्ट अगर मोटर हम बनाते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम फ्लक्स उत्पन्न होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन √2 के बराबर होगा। रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन √2। चलिए अब देखिए, हमने यहाँ पर 2 फेज की बात नहीं है, यहाँ क्या हम पढ़ रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर। अर्थात एक क्लियर हो गया कि हमारा जो स्टेटर है इस पर क्या है, हमने 3 फेज सप्लाई दिया। और कौन कौन सा फेज था, R था, Y था और B था। ठीक है, अब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, IR होगा, IY होगा और IB होगा। ये 3 अलग अलग वाइंडिंग है। अब देखते हैं कि इस जब 3 वाइंडिंग को हम सप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्टेंट फ्लक्स का मान कितना होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक ये भी आएगा आपको कि 3 फेज जब सप्लाई हम दिए तो इसमें क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ। ठीक है, 3 फेज के कारण क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ। रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का हिंदी होता है घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है,
चाहे घूर्णीय चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, जिसका अधिकतम मान क्या होता है 3/2 मैक्सिमम फ्लक्स, यानी ये भी कह सकते हैं कि 1.55 है, यानी अधिकतम फ्लक्स का क्या हो गया 1.5 गुना ये होता है, 1.5 होता है, ठीक ना, इतना मान होगा। तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किस स्पीड से घूमता है, तो वह उसके पोल पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आपका उठता है कि ये क्या होगा, और देखिए यहाँ दो चीज़ है, हमने पहले कहा कि धीरे धीरे समझ में आएगा, आपको वीडियो को 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, आपको आप 100 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और मैं इजी ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ एक चीज और आती है, एक टर्म आता है सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या है इसको समझ लेना जरूरी है, जिसे शॉर्ट में हम NS से व्यक्त करते हैं। तो NS क्या है सिंक्रोनस स्पीड, हमने कहा कि 3 फेज जब हमने सप्लाई दिया इस स्टेटर पर, तो तीनों फेज में एक करंट क्या हुआ, फ्लो हुआ, R फेज में RY करंट फ्लो किया, Y फेज में IY करंट फ्लो किया, और B फेज में क्या किया IB करंट फ्लो किया, हम मान लिए। अब क्या हुआ, उसका रिजल्टेंट जो हुआ कि हम जानते हैं कि जब किसी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, यह कहता है कि जब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब किसी कंडक्टर में हम सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न हुआ और वो आपस में क्या हुआ, एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिक्रिया करेगा। उस रिजल्टेंट के कारण जो उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ, 1.5 मैक्सिमम फ्लक्स के बराबर उत्पन्न हुआ। अब उसका यहाँ सवाल उठता है डायरेक्शन किधर होगा, भाई डायरेक्शन किधर होगा, एक हमारा क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, दो ही चीज़ उत्पन्न होगा। तो इस चीज़ को समझते हैं एक फिगर के द्वारा, और नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है आपको, क्योंकि आपको यहाँ इंजीनियरिंग लेवल पर नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और क्यों होगा कि ये जो RYB जो फेज है उसका फेज एंगल के कारण ही होगा, ठीक है, फेज एंगल के कारण होगा। तो वो चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास भी करूंगा, ठीक है। पहले ये समझिए आप कि होगा क्या, क्लॉकवाइज उत्पन्न होगा, क्या होगा, क्लॉकवाइज उत्पन्न होगा, अर्थात ऐसे होगा। और कितने स्पीड से चलेगा ये, तो NS स्पीड से चलेगा, सिंक्रोनस स्पीड चलेगा। और सिंक्रोनस स्पीड किस पर निर्भर करता है, ये पोल पर निर्भर करता है, उसमें कितने पोल क्रिएट किए गए हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है जो NS = 120F/P, ठीक है। अर्थात यहाँ हम जान गए कि पोल जितना कम होगा उतना ही स्पीड क्या होगा, सिंक्रोनस अधिक होगा। अब सिंक्रोनस स्पीड कौन किसे कहते हैं हम, कि जो स्टेटर में फ्लक्स उत्पन्न हुआ रोटेटिंग, उसकी जो स्पीड होगी वही क्या कहलाएगी, सिंक्रोनस स्पीड कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा, सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, तो स्टेटर में उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड ही क्या कहलाती है, सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है, जो कि उसके पोल पर निर्भर करती है। और NS = होता है 120F/P। F क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, आवृत्ति चेंज होती नहीं है, और P क्या है, पोल है। तो यानी पोल सिर्फ चेंज हो रहा है, पोल को बढ़ाकर घटाकर सिंक्रोनस स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक ना। जब भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंक्रोनस स्पीड किस पर निर्भर करता है, तो पोलों की संख्या पर निर्भर करता है। और स्पीड क्या होता है, न्यूमेरिकल भी दे देगा, NS = 120/F/P। तो वो जैसे जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल का अलग से हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम यहाँ आपको आगे की ओर ले चलते हैं, ये प्रश्न समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कैसे घूमता है, ठीक है, हमारा डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए हमने ये ध्यान दीजिए, ये हम आर फेज ले लिए, आर फेज का ये साइनसोडियल वेवफॉर्म है, ये Y क्या है और B क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, 0 डिग्री पर जब एंगल लेते हैं तो ये क्या है, एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव की ओर आ रहा है, और ये पॉजिटिव की ओर आ रहा है, ये नेगेटिव की ओर आ रहा है। फिर 120 पर ले तो इतना आएगा, 90 पर ले इतना आएगा, फिर 180 पर ले इतना आएगा। तो चलिए यहाँ आप उतना समझ नहीं पाएंगे, अगले वीडियोज में हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी आप ये देखते हैं हम कि क्यों ऐसा होता है। अब होता है कि देखिए हमने कहा कि 120 डिग्री है,
तो क्या हुआ, अगर ये फेज एंगल चेंज हो जाएगा, जैसे आर वाई बी है, ठीक है, और आर वाई बी है, अगर वाई और बी चेंज हो गया, अगर इसको हम नीचे कर दिए, इसको ऊपर कर दिए, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा चलने लगेगा मशीन। जो कि इसी के सीक्वेंस पर होता है। तो आपको दो चीज़ याद रखना है एट ए लेवल पर कि अगर फेज सीक्वेंस चेंज हो जाए, चाहे एक क्वेश्चन पूछा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, तो वो किसके आधार पर होता है, तो आर वाई बी के फेज सीक्वेंस के एंगल के आधार पर होता है। अगर हम कहें कि हम क्या करें कि फेज सीक्वेंस चेंज कर दें, तो मोटर का डायरेक्शन क्या होगा, तो उल्टी चलने लगेगी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ जब चेंज होगा तो इस एंगल में भी चेंज आएगी, और ये क्या करेगा, फ्लक्स को उल्टी दिशा में बना देगा, तो फिर क्या होगा, हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना याद समझिए इसको। अब देखिए कि होता क्या है, हम आपको यहाँ और चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये हमारा रोटर है, हमने यहाँ पर आर वाई और बी तीन फेज दिया, सप्लाई दिया, और जो इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, एन एस स्पीड से हुआ, सिंक्रोनस स्पीड से फ्लक्स उत्पन्न हुआ। और यहाँ है रोटर, रोटर क्या होता है, उसके नीचे होता है, और रोटर क्या है कि रोटर में कोर है, और उस कोर में क्या है, हमने कंडक्टर को फ्लो किया है। जिस तरह ट्रांसफार्मर में हम देख रहे थे कि प्राइमरी में हम जब दे रहे थे तो यहाँ फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, और वे फ्लक्स क्या हो रहा था, एयर के माध्यम से इस सेकेंडरी के कंडक्टर को छू रहा था, उसमें लिंक हो रहा था। तो यहाँ भी वही हुआ, स्टेटर में हमने सप्लाई दिया, स्टेटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या हुआ, रोटेटिंग फ्लक्स उत्पन्न हुआ, किससे हुआ, 1.5 मैक्सिमम फ्लक्स के अनुसार उत्पन्न हुआ। और यही फ्लक्स क्या हुआ कि एयर में रोटर के कंडक्टर से क्या हुआ, कंडक्ट हुआ। अब ये चूंकि क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्थिर है रोटर, लेकिन ये फ्लक्स घूमता हुआ आ रहा है, और फ्लक्स जब घूमता हुआ आ रहा है तो क्या हुआ, ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार d∅/dt क्या हो रहा है, ये फ्लक्स कट रहा है। तो इसमें भी क्या हुआ, एक ईएमएफ उत्पन्न हुआ, और इस ईएमएफ के कारण एक करंट उत्पन्न हुआ। तो हम लेंज लॉ के अनुसार जानते हैं कि जिस कारण करंट उत्पन्न होता है वो क्या होता है, जिसके कारण उसके अपोजिट होता है। तो यहाँ जो करंट का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट होगा, ठीक है। लेकिन ये अब क्वेश्चन एक पूछता है अपोजिट होगा। एक क्वेश्चन आपको आएगा कि रोटर जो होता है स्टेटर फ्लक्स के किस दिशा में घूमता है, तो स्टेटर फ्लक्स के दिशा में घूमता है, रोटर भी क्या होगा, क्लॉकवाइज ही घूमेगा, जबकि डीसी में क्या होता था, अपोजिट घूमता था। उसका कारण समझिए, डीसी में क्या होता था कि डीसी में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं रहता था, एक फ्लक्स क्या होता था, स्थिर रहता था। यहाँ दोनों फ्लक्स क्या होगा, रोटेटिंग है, और यहाँ पर जो है आपका क्या हो रहा है कि जिससे कारण उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो फ्लक्स जो हुआ बैक ईएमएफ के क्या होगा, अपोजिट होगा। और यहाँ जो पोल क्रिएट होगा, अब देखिए स्टेटर पर, अब देखिए यहाँ इसका फिगर हमने बनाया है, स्टेटर पर मान लीजिए क्या हुआ है, ये आर में प्लस पोल क्रिएट हुआ है, तो रोटर पर क्या होगा, अपोजिट होने के कारण क्या होगा, माइनस पोल क्रिएट होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो रहा है वाई में, तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव क्रिएट होगा, क्योंकि क्या होगा, करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव होगा। तो अब करेगा क्या, इसमें भी एक फ्लक्स उत्पन्न होगा, और यह फ्लक्स क्या करेगा, इसको एक फोर्स उत्पन्न करेगा इसमें, जिसे टॉर्क कहते हैं हम। और ये पॉजिटिव निगेटिव एंटी पोल होने के कारण क्या होगा, एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन होगा, ये उसके पकड़ने का प्रयास करेगा और उसका पीछे घूमते रहेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या करेगा, जो रोटर्स के फ्लक्स हैं वो स्टेटर के फ्लक्स का पीछा करेगा, ठीक है। क्यों करेगा कि पोल एंटी के कारण, अट्रैक्शन के कारण क्या करेगा, वो पीछा करेगा और उसको कभी पकड़ नहीं पाता है। इसीलिए रोटर की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछता है, एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आप उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ पाए होंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं पुनः एक वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए क्या होता है कि दो चीज हमने सीखा कि रोटर का स्पीड जो होगा क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। रोटर की स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड को कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इसको कभी पकड़ नहीं पाएगी, अगर पकड़ लेगी तो मोटर लॉक हो जाएगा, मोटर क्या होगा, स्टेशनरी हो जाएगा एक दूसरे के एस्पेक्ट में। तो क्या होता है, हमेशा कम होता है। और इसलिए कम होता है कि यहाँ
जो करंट उत्पन्न होता है उसके अपोजिट होता है फ्लक्स के, और अपोजिट पोल होने के कारण एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास करता है। इस फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरी चीज ये होती है आपको, इसको हम NS से व्यक्त करते हैं, इसको क्या कहते हैं NR से व्यक्त करते हैं, रोटर स्पीड से व्यक्त करते हैं, और रोटर स्पीड को ही मोटर स्पीड भी कहते हैं। यानी सिंक्रोनस स्पीड आप क्वेश्चन आएगा आपको कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड या रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से होती है तो क्या होती है, हमेशा कम होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, टर्म आता है आपको स्लिप। क्या आता है, स्लिप टर्म आता है। तो स्लिप बराबर क्या होता है, तो स्लिप जो रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। ठीक है, क्या कहता है, स्लिप कहलाता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे स्लिप क्या है। तो स्लिप क्या है कि सिंक्रोनस स्पीड NS है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है स्टेटर पर उस स्पीड है, और रोटर की स्पीड क्या होगी, उससे कम होगी, और दोनों के बीच जो अंतर होगा वो कहलाएगा स्लिप। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, उसका जवाब आप बताइए। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है जिसमें काफ़ी लड़के गलत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए कि रोटर किस दिशा में घूमता है। तो रोटर किस दिशा में घूमेगा, स्टेटर फ्लक्स की दिशा में। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, याद रखिएगा, स्टेटर फ्लक्स की दिशा में घूमेगा। और किस कारण घूमता है, तो लेंज लॉ के कारण घूमता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन कि स्टेटर के दिशा में ही रोटर घूमती है, किस नियम के तहत, लेंज लॉ के नियम के तहत। और ये हमने फिगर बनाया है इसीलिए कि लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस कारण उत्पन्न होता है उसी का अपोज करता है। तो जो यहाँ करंट उत्पन्न हुआ वो फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ, और वो फ्लक्स के ही अपोजिट कर रहा है। इसके कारण क्या होगा, एंटी पोल क्रिएट हो रहा है और एक दूसरे का पकड़ने का प्रयास कर रहा है, और क्या हो, कभी पकड़ नहीं पाता है, इसीलिए मोटर हमेशा क्या करता है, घूमते रहता है। और इसका एक और कारण है कि अगर क्या होता है कि घूमने के लिए हमको क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क उत्पन्न करने का जो कंडीशन है उसमें क्या होना चाहिए, 2 मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए, और दोनों में से एक क्या होना चाहिए, रोटेटिंग होना चाहिए। इसीलिए आपको डीसी में मैं पढ़ाया था, याद होगा आपको कि डीसी में जब हम पढ़ाए थे बताए थे आपको कि डीसी के आर्मेचर में एसी पर सप्लाई किया जाता है। भले डीसी हम करते हैं लेकिन कम्यूटेटर से क्या करते हैं, एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर एसी नहीं होगा, रोटेटिंग अगर नहीं होता है एक मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या होता है, आपस में लॉक हो जाता है। रोटेटिंग होने के कारण ही क्या होता है, हमको एक टॉर्क उत्पन्न होता है और मोटर घूमता है। तो आप डीसी वाली वीडियोज को देख लीजिएगा, डीसी थ्योरी, डीसी मोटर के प्रिंसिपल को, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, दोनों में अंतर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें रोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में, फिर हमको कल डिटेल्स में भी पढ़ेंगे इस चीज़ को। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका रोटर क्या होता है, 3 तरह का होता है। एक क्या होता है, 2 तरह का होता है। पहला होता है स्पायरल केज और दूसरा होता है स्लिप रिंग रोटर। स्पायरल केज में 2 होता है, सिंगल केज, ये फिगर है, थोड़ा सा तिरछा होता है, और क्या होता है कि इंड रिंग से बंधा होता है। उसी तरह क्या होता है, ये होता है डबल केज स्पायरल रोटर होता है। तो कल अगले वीडियोज में इसमें हम डिटेल्स से पढ़ेंगे इसको कि किस तरह से ये कार्य करते हैं। बाकी चीज़ अभी आज हमने जो पढ़ाया आपको एक संक्षेप में परिचय के रूप में पढ़ाया है। फिर इस चीज़ को हम डिटेल्स में जानेंगे कि कौन चीज़ कैसा होता है और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।